वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से शुरू करेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है प्री हिस्ट्री। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसमें जो हम प्री हिस्ट्री टॉपिक को देखेंगे उसमें हम पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को, जैसे तीन चीज़ होती हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्री हिस्ट्री के बारे में हमारे पास सिर्फ एविडेंसेस मिले हुए हैं, लेकिन कोई रिटर्न टेक्स्ट नहीं मिला हुआ है। प्रोटो हिस्ट्री में जो हमको रिटर्न टेक्स्ट मिला है वो अभी अनडिसाइफर है, अभी हमने उसको डिसाइफर नहीं किया है कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन हमारे पास उसके एविडेंस है। हिस्टोरिकल पीरियड जिसके हमारे प्रॉपर रिकॉर्डेड एविडेंस है और जिसको हम रीड और डिसाइफर भी कर सकते हैं। प्री हिस्ट्री में हम बेसिकली डील करते हैं पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक को। ये सब आपको पता होगा। वैसे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, आगे नियोलिथिक भी होता है, चालकोलिथिक एज भी होता है और आयरन एज भी होता है। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक को हम प्री हिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। जो बाकी की एज हैं, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन भी आती हैं, तो इनको हम प्रोटो हिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, और उससे आगे वाली सिविलाइजेशन को हम कंप्लीट हिस्ट्री की तरह कंप्लीट पढ़ने लग जाते हैं। तो देखते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसकी बेसिक डेफिनेशन है कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। इट इज़ वन ऑफ द सब ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट डील्स विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज एंड इट्स मटेरियल मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल कल्चर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम करते क्या है कि हम ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज देखते हैं अलोंग विद देयर मटेरियल मैनिफेस्टेशन, की जो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे, जो टूल्स यूज़ किए थे, वो सब उनकी स्टडी करके हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस इनके सोशल लाइफ, उनके कल्चरल लाइफ, इन चीज़ों को के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। आगे देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी, देखो वैसे तो ये दोनों इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट डे जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं उनको स्टडी करते हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजी होती है आपकी, वो क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ को स्टडी करती हैं जो पास्ट में थी, तो हम बेसिकली उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं उन एंशिएंट सोसाइटीज़ को। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें वो क्या करते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो कोई एकेडमिक बुक की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह काम करे, कि जो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सके कि प्रेजेंट डे कंडीशन क्या है इंडिया की। ठीक है ना, ये जो बुक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी इसी तरह से कि एक तरह का विंडो प्रोवाइड कर रही है कि करंट में जैसे ही देश की जो सिचुएशन थी उस टाइम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वो क्या है और आगे की क्या पॉलिसीज़ रहनी चाहिए, एक ओवरव्यू लेने के लिए वो बुक लिखी थी। ऐसे ही आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को इंटरकनेक्ट करके हम देखते हैं कि जो पुरानी सोसाइटीज़ थी और जो करंट में जो आज सोसाइटीज़ हैं, उनका क्या रेलेवेंस है, उनकी कैसे स्टडी करनी चाहिए, और ताकि हम उनको फ्यूचर में कैसे उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ और उनसे क्या क्या हमको सीख लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के एविडेंसेस के थ्रू ही डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, जैसे प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री का जैसे मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्री हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ द मैन इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टिल द बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना, कि प्री हिस्ट्री में जब तक हमारे पास ऐसे एविडेंस नहीं आए हैं जिसको हम रीड और डिसाइफर कर पाएँ, उससे पहले की सारी चीज़ों को हम प्री हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। जो प्री हिस्टोरियंस हैं वो ये सारी कैसे स्टडी करते हैं, मटेरियल रेलिक्स के थ्रू, क्योंकि और कोई तो एविडेंस बचा नहीं है, अब वहाँ पे तो लोग तो है नहीं कि हम उनसे जाके पूछें, तो उनकी जो एविडेंसेस हैं उन्हीं के थ्रू, जो मटेरियल रेलिक्स उन्होंने छोड़े हैं, तो उन्हीं को जैसे ही फाइंड होती है फिर उसकी हम स्टडी करते हैं। जो पॉल टर्नल है, उन्होंने 1833 में एक टर्म दी थी प्री हिस्टोरिक। ये उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि जो उन्होंने केव में डिस्कवरीज करी थी कि ये फाइंडिंग्स है, उनके लिए जो टर्म यूज़ करी थी प्री हिस्टोरिक। लेकिन जो प्री हिस्टोरिक वर्ड जो है ये डैनियल विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, एकेडमिक वर्ड हो गया जैसे 1851 में, कि ऐसे लिटरेचर में इस वर्ड को यूज़ करना। ये आपके पॉल टर्नल है, ये डैनियल विल्सन है। ठीक है, ये टाइम पीरियड देख सकते हो आप कि ये 19th सेंचुरी की बात है दोनों।
अब जैसे कि वैसे इंडिया में ये माना जाता है कि ये 0.5 से ये जैसे 0.6 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है वहाँ से शुरू होता है। लेकिन जो अभी पैलियोलिथिक साइट्स में रीसेंट डिस्कवरीज हुई थी, एक तो साइट है आपकी इसामपुर में जो कि कर्नाटक में है, और अतीरापक्कम में जो कि तमिलनाडु में है। वो वहाँ के जो एविडेंसेस हैं वो बोलते हैं कि ये 1.25 से 1.5 मिलियन ईयर्स हुए, यानी कि वो हिस्ट्री में और ओल्डर एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट हुए हैं। तो हमारी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स वहाँ से पता चलता है कि काफ़ी पुरानी है। इसके साथ साथ एक रीवत, जो कि रीवत और उत्तरवानी जो है ना, शिवालिक हिल्स पंजाब और जम्मू कश्मीर में, वहाँ से इसकी साइड से पता चला है कि कुछ ऐसे ह्यूमन कल्चर एंटिक्स हैं जो तकरीबन 2 लाख यानी 2 मिलियन ईयर्स है, वो इतने सारे पुराने हैं। 2 मिलियन यानी 20 लैक्स, ठीक है। अब उस टाइम में वैसे चीफ मोड ऑफ सब्सिस्टेंस क्या होता था कि नॉर्मली हंटर और गैदरर्स ही होते थे। इससे पहले हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन था वो कैसे हुआ था, तब हम ये जैसे टाइम पीरियड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि ह्यूमन एविडेंस और ह्यूमन एविडेंस जो इवोल्यूशन हुआ है टाइम के साथ साथ में, वो अलोंग विद देयर मोड ऑफ सब्सिस्टेंस और टेक्नोलॉजी आपको स्टडी करना है, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि हाँ कि उनका जो बेसिक जो अडेप्टैशंस में हेल्प करते हैं वो यही उनके मोड ऑफ सर्वाइवल्स ही थे जो उनको फर्दर इवोल्यूशन के लिए एस्पायर करते थे। और उसी के अराउंड, टेक्नोलॉजी के अराउंड ही उनकी सोसाइटीज़ थी। जैसे जैसे उनकी नीड होती गई वैसे वैसे उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखो कि डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट्स इन द टूल मेकिंग ट्रेडिशंस टू सम एक्सटेंट, हंटिंग फेराजिंग मेथड्स में जैसे जैसे चेंज हुए, टूल मेकिंग टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई, तो उस बेस पे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को कैसे डिवाइड करते हैं, 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ये आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल में तीनों प्लिस्टोसिन से बिलोंग करते हैं। मैं अभी आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कंप्लीट वो चार्ट दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि प्लिस्टोसिन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, होलोसिन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये जो टाइम स्केल है आपका, ये टाइम स्केल वेरी करता है। जैसे आप देख सकते हो पैलियो का मतलब होता है कि पुराना, लिथिक मतलब स्टोन, यानी कि स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी ओल्ड स्टोन एज। जनरली पैलियोलिथिक ये माना जाता है कि फ्रॉम 2.5 मिलियन ईयर्स टू 2000 ईयर्स एगो इस टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये अप टू 9000 ईयर्स एगो इंडिया के केस में एग्जिस्ट करते। तो ये आपसे कोई ईयर नहीं पूछेगा, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ पैलियोलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो ये इसको जैसे कि मैंने आपको बताया ये 3 फेज़ में आगे बांटा हुआ है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में कौन से एज आते हैं, जैसे कि जिसको अर्ली स्टोन एज भी बोलते हैं, कि 25 लैक्स टू अप टू 3 लाख ईयर्स है वो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा, एक तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये इंडिया के केस में वेरी करता है, ये इंडिया के केस में आ जाता है आपका 1 लाख तक, ठीक है। और ऐसे ही मिडिल पैलियोलिथिक जो है आपका वो अप टू 30,000 की वजह 36,000 ईयर्स तक आ जाता है, और ये 9,000 ईयर्स तक आ जाता है। तो वैसे ही आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक आइडिया है कि लोअर पैलियोलिथिक है काफ़ी पुराना है, मिडिल पैलियोलिथिक है वो कंपैरेटिवली न्यूअर साइड पड़ता है, और अपर पैलियोलिथिक है कंपैरेटिवली जियोलॉजिकल टाइम स्केल में और भी एडवांस यानी कि मॉडर्न डे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसके बाद जो एज आता है वो मीजोलिथिक होता है, जिसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। ये आपका ग्लेशियल जो 4 ग्लेशिएशन और पेलिवेशन हुए थे ना, उस टाइम के फाइनल पीरियड में हंटर गैदर कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब नियोलिथिक है वो आपका जैसे मैंने बताया कि 12,000 ईयर्स एगो टू 6,500 ईयर्स एगो यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। ये इंडिया के केस में ये भी वेरी करता है। तो जैसे जैसे हम आगे हमारे टॉपिक्स में बढ़ेंगे, इसका एक कंप्लीट स्टडी आएगी कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, उसमें हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आगे स्टडी भी करेंगे कि पैलियोलिथिक एज में जैसे वर्ल्ड की हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स देखेंगे। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज में आपकी साइट आती है जैसे कि फ्रांस में, जब हम वर्ल्ड का देखेंगे फ्रांस में जैसे एबीवेल ये साइट आती है, एक सेंट एक्यूल सेंट ये साइट आती है आपकी। इसी के बेस पे जैसे वहाँ जो इन साइट्स पे जो टूल मिले थे उन्हीं का ही नाम रख दिया है, उन टूल्स का नाम, जैसे एबीवेलियन टूल्स। इस साइड से जो टूल मिले थे वो सेंट एक्यूल टूल्स हो गए।
ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको ये ग्लेशिएशन के बारे में 4 फेजेस ऑफ ग्लेशिएशन को देखेंगे हम, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ग्लेशिएशन था और एक साउदर्न हेमिस्फेयर में ग्लेशिएशन था। दोनों में क्या डिफरेंस था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ग्लेशियल फेज चल रहा था, अच्छा एक ग्लेशिएशन होता है, फिर एक उन दोनों के बीच का जो फेज़ होता है ना, 2 ग्लेशिएशन फेज, उनको इंटरग्लेशिएशन फेज बोल देंगे। ऐसे जैसे इस टाइम हम देखेंगे गूंज क्या होता है, मैंडल क्या होता है, रीस जो होता है, वर्न, आपके ये 4 फेज़ होते हैं, इन्हीं के बीच का फेजेस को देखेंगे। साउदर्न हेमिस्फेयर में ही ऐसे जैसे हम प्लूवियल फेज़ को देखेंगे, इसमें क्या हम देखेंगे जैसे कि कैरिगिन क्या होता है, कैंजेरियन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है और गैम्बियन। ठीक है, ये सारे फेजेस को देखेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे हम उसमें कंप्लीट स्टडी करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ और आपको बता रहे हैं जैसे टॉपिक के हिसाब से प्री हिस्ट्री होता क्या है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्री हिस्ट्री में हम कहाँ तक की स्टडी करेंगे। ये आपका जैसे कि इन द अर्ली पार्ट ऑफ होलोसिन टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स कम इन टू वोग। वोग मतलब एक दिन की कोई चीज़ पॉपुलर हो जाना, उस टाइम काफ़ी वाइडली यूज़ होने लग गई थी। तो इस स्टेज इनके क्या कहने लगे, मीजोलिथिक। देखो जैसे ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो जैसे कि टाइम पीरियड है, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, सुपरनोवा, बिग बैंग, ये कब हुआ था 13,000 से, ये 5,000 से 13,700 मिलियन ईयर्स अगो। और इस टाइम क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो एक जैसे कि प्री कैम्ब्रियन फेज़ आ गया, एक कैम्ब्रियन फेज़ आ गया। प्री कैम्ब्रियन में क्या होता है कि जैसे कि अभी सिर्फ यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म बनेंगी, लैंड पे तो कोई लाइफ है ही नहीं, अभी ओशन में लाइफ डेवलप हो रही है, वो भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर लाइफ डेवलप हो रही है। और सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपोड्स, जैसे जैसे टाइम में आप जाएंगे उस टाइम जो लाइफ के लिए अभी सिर्फ बननी शुरू हुई है। जैसे ये आपका ईओन है ना, ये हेडियन ईओन हो गया, ये प्रोटेरोजोइक आर्कियन ईओन हो गया। फिर इससे ऊपर जैसे आप चलेंगे कि ये आपका जैसे कि पेलेजोइक ईरा हो गया, जैसे मीजोजोइक ईरा होगा, सीनोजोइक ईरा होगा, जैसे वो रूप होगा। तो पेलेजोइक ईयर ये कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, 245 से 570 मिलियन ईयर अगो। अभी जैसे हमने देखा ना कि हमारी स्टडी चलेगी 25 मिलियन, ये 25 लाख ईयर्स मान लो, यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स पे जाना है अभी। अभी तो बहुत दूर है जी, जिसके बारे जिसके हमें एविडेंस मिल रहे हैं ना, तो अभी तो बहुत दूर है। जैसे कि रेप्टाइल्स इस टाइम, ये जैसे कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है आपके नेट के एग्ज़ाम में खासकर, कि आपसे मैचिंग में आ जाएगा कि कैम्ब्रियन फेज़ में कौन सी लाइफ फॉर्म मिली थी। उस टाइम क्या है, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, सिर्फ मेराइन, वो भी इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, इनवर्टिब्रेट्स हो गए जिसमें स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप नहीं हुई है। तो ऑर्डिविशन फेज़ में आपको कौन सी हुई थी, फर्स्ट फिशेज डेवलप हुई थी। तो एक तो आपको ये याद रखना सिलूरियन फेज़, इसमें क्या फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, यानी कि प्लांट्स मिले थे कौन से फेज़ में, सिलूरियन फेज़ में। डिवोनियन फेज़ में एम्फीबियंस, एम्फीबियन जो वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव करते हैं। कार्बोनिफेरस फेज़ ये यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसमें क्या थे, फर्स्ट रेप्टाइल्स, ठीक है ना, ये मिले थे। परमियन में रेप्टाइल डोमिनेट प्लेस, कि रेप्टाइल की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको ये याद रखना है कौन सा, एक तो सिलूरियन याद करना कि फर्स्ट रेसिस ऑन लैंड, ऑर्डिविशन में फर्स्ट फिश, कार्बोनिफर्स में रेप्टाइल्स का फर्स्ट रेप्टाइल्स आए थे। इसके बाद परमियन फेज आता है जिसमें वो काफ़ी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब रेप्टाइल्स जैसे हम देखते हैं कि ये सारे डायनासोर्स वगैरह थे, ये सारे रेप्टाइल्स ही तो थे। तो जैसे ही ऐसे ही एक फेज़ आता है ट्राइएसिक, जिसमें क्या होता है, फ्रॉग्स और टर्टल्स की एविडेंस होने शुरू हो गई थी। जो जुरासिक है, इस पर तो काफ़ी मूवीज़ भी बनी है। उस एज को बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर्स, ठीक है ना। उसके बाद जो फेज़ आया था क्रिटेशियस, ये क्या हुआ था 65 से 144 मिलियन ईयर्स अगो, जो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हुआ था, वो फेज़ आता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा फेज़ आता है जिसको हम इपो बोल रहे हैं, कि जो ईरा चल रहा है आपका सीनोजोइक ईरा। इस टाइम में हम फेज़ देखें से क्वाटरनरी और टर्शरी। टर्शरी फेज़ में आपका फिर कौन सा फेज़ आता है, ये पैलियोसिन। पैलियोसिन में क्या हुआ, आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, स्मॉल मैमल्स, रैट्स और माइस एग्जिस्टेड, ठीक है। ईओसिन में कौन सा होता है, रैबिट्स और हेयर। ओलिगोसिन में कौन था, एंथ्रोपॉइड एप्स, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एप का, तो आपको एप वाला अच्छे से याद रखना है कि एप कौन से इपोक से बिलोंग करते हैं,
ओलिगोसीन, ये कब एग्जिस्ट करते थे? 24 to 37 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसके बाद आता है मायोसिन, ये कब एग्जिस्ट करते हैं? 5 to 24 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रीज, एप्स के, ठीक है, ए बी, उनकी भी अलग अलग, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये जो होमिनिन हिस्ट्री का चार्ट हमने पहले भी देखा था, उसमें हम देखते हैं कि कैसे एप्स के फर्दर डेवलपमेंट होता है, उन्हीं को ही तो हम अपने एंसेस्टर्स मानते हैं। ठीक है, तो टर्शरी फेज में जो नेक्स्ट इपोक आता है वो है लियोसिन, ये होते हैं 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें हमारे सारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जब हम प्लिस्टोसिन की बात करते हैं, ये 10,000 to 2 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें हम होमो सेपियंस के बारे में देखते हैं। होलोसीन हो गया, होलोसीन में हम ये 0 मिलियन से अगो टू 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 BCE भी मान लो, इसमें हम मॉडर्न मैन की स्पीसीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये हैं एप्स हैं, ये होमिनिन्स हैं, ये सिमिलर टू हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारे ह्यूमन लाइक स्पीसीज़ के एंसेस्टर्स, मतलब जिससे हम बने होंगे। एप्स वो सारी चीज़ स्टडी करते हैं, ह्यूमन एंसेस्टर्स जैसे ये हो गया कि एप में हम जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स में हम अलग अलग फॉसिल्स को देखेंगे, जैसे तुर्काना बॉय को देखेंगे, टोंग फॉसिल्स को देखेंगे, वो सारे होमिनिन जो एंसेस्टर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकानस, ये सारे आगे आएंगे आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चैप्टर्स में आएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के हिसाब से, आपको जैसे मैंने बताया ना कि होलोसिन पीरियड में क्या होने लगा था, ये 10,000 ईयर्स अगो तक, कि थोड़ा सा फर्दर एडवांसमेंट हो गई थी टूल्स में। उस टाइम क्या हुआ, थोड़े टूल्स छोटे हो गए थे, शार्प हो गए थे, उन चीज़ों को बोलते हैं माइक्रोलिथिक। अब जब ये और भी ज़्यादा शार्प हो जाएंगे फिर ये ब्लेड टूल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, और फर्दर डेवलपमेंट होएगी तो ये न्यूलिथिक फेज़ में आ जाएगा, जैसे धीरे धीरे फिर चारकोलिथिक फेज़ में, आयरन एज में, तो टूल्स का शेप चेंज होती रहेगी, उनके प्रिसीजन बढ़ता जाएगा, और उनका जैसे जो मेकिंग टूल टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जाएगी, वो टाइम स्केल के हिसाब से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडम है, आपको एक सीक्वेंस में आपके माइंड में एक इमेज बनानी है कि हाँ पैलियोलिथिक है, क्योंकि लोअर फेज़ में आता है, अर्ली हिस्ट्री में काफ़ी आता है, तो उस टाइम इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। लेकिन जो टूल टेक्नोलॉजी है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ती गई, कि मीजोलिथिक में आपका क्या हो, थोड़े से कंपेरेटिवली शार्पर टूल्स आने लग गए, और जो न्यूलिथिक में मोर एडवांस टूल्स आ गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू स्टोन, वुड एंड बोन टूल्स बिगेन टू अपीयर वाइल मेकिंग यूज टूल्स। यानी मिडल और अपर पैलियोलिथिक में आपके वुड टूल्स भी बनने लग गए थे, बोन टूल्स भी बनने लग गए थे स्टोन के साथ साथ में। ठीक है, अब प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स है, हम इसको यूसेज के हिसाब से दो कैटेगरीज में बांटते हैं कि ऐसे टूल्स जो हैवी वर्क के लिए हैं उनको हैवी ड्यूटी टूल्स, और जो टूल्स आपके लाइट वर्क के लिए काम आते हैं उनको लाइट ड्यूटी टूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इनसे वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, डिगिंग ऑफ रूट्स एंड ट्यूबर्स, जैसे कि जो प्लांट्स अंडरग्राउंड होते हैं उनकी डिगिंग करने के लिए, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया। ठीक है, अब कटिंग हो गया, स्क्रैपिंग हो गया, फ्लेंसिंग एंड बोरिंग कनेक्टेड विद एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग एंड कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट फूड। तो ये सारे टूल्स जैसे एक बेसिक ह्यूमन नीड्स के हिसाब से उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने वो डेवलप कर पाए, उस हिसाब से वो टूल्स की फॉर्मेशन करते थे। इनके जो मेकिंग की टेक्निक्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे, कि जैसे डायरेक्ट हैमर टेक्निक क्या होती है, और पैकिंग एंड डायरेक्ट हैमर टेक्निक जो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। अब जो आपका प्री हिस्टोरिक टाइम में लोअर पैलियोलिथिक स्टेज आएगी, उसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, जैसे आपके हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपिंग टूल्स, पॉलीहेड्रन्स, मतलब जिसकी साइड फिक्स नहीं है, ठीक है ना, मल्टीपल साइड्स हैं, उस चीज़ को बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। अब जैसे थोड़ा सा एडवांस टाइम हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स वो कम क्या हुए, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज में आने लग गए। इसमें क्या हुआ, फ्लेक टूल्स, जैसे कि एक मेन टूल होता है उसकी साइड में जब छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लेक टूल, मतलब कि ये अनइंटेंशनल टूल्स होते थे। अब इनको बोलते हैं स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स और बोर्स। इनकी शेप भी आएगी, फोटो भी आएगी, तो उसको आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अपर पैलियोलिथिक में और क्या होने लग गया कि इसमें क्या है कि ब्लेड टेक्नोलॉजी आ गई, तो और भी ज़्यादा शार्प हो गई वो आपके टूल्स।
कि जैसे पेन नाइफ, साइज, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ डेवलप होने लग गई। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि लोअर पैलियोलिथिक में क्या है कि चॉपर, पेबल, रफली वर्कड ऑन वन साइड यूज फॉर डिगिंग एंड स्किनिंग। बाईफेस हो गया, हैंड एक्स स्नैप्ड ऑन बोथ साइड्स यूज फॉर कटिंग। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है कि नाइफ है कंपेरेटिवली शार्पर एज आ गया है, और ये क्या होते हैं जैसे कि वन साइड फॉर कटिंग, ठीक है ना, और वन साइड ये भी वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं इनको। और स्क्रैपर हैं, ये क्लीनिंग ऑफ एनिमल हाइड्स एंड शार्पनिंग नाइफ्स, कि इसके ऊपर रगड़ के आपके नाइफ्स को शार्प कर सकते हो, और एनिमल हाइड्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए चीज़ें होती है। अब जैसे ही अपर पैलेलिथिक में आप शिफ्ट करोगे कि आपकी ब्लेड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप जिसको हार्पून जैसे कि यूज़ कर सकते हो फिशिंग के लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि ब्लेड्स को आप स्पीयर हेड्स की तरह यूज़ कर सकते हो कि इसके एक रोड से लेके उसके ऊपर आप ब्लेड को लगा के, ताकि मोर पियर्सिंग इफेक्ट क्रिएट हो, ताकि जैसे जेवलिन को थ्रो कर पाए, मतलब कि एक होता है ना कि दूर से खड़ा होकर आप हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये नीडल थी, ये सीविंग और मतलब कि सिलाई करने, जो कपड़ा वगैरह बनाने के लिए और बोन टूल्स बनाने के लिए यूज़ होने लगे। अब ये परफोरेटर होते हैं कि होल्स, मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा गड्ढे वगैरह बनाने हैं उसके लिए यूज़ होने लगे। तो आपके लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में ये आप एडवांसमेंट देख पा रहे हो कि टूल्स में कैसे कैसे हो पा रही है। अब मीज़ोलिथिक है, ये और भी छोटे साइज़ के टूल्स हो जाएंगे, और भी शार्प और भी प्रिसाइज हो जाएंगे। उसको बोलते हैं जैसे कि लूनेट्स, ट्राइंगल्स, पॉइंट्स। ये क्या होते हैं जैसे कि एरोहेड्स, स्पीयर हेड्स, हार्पून्स, ये सारे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ होने लग गए। अब इसके साथ साथ रॉक आर्ट और इंटेंशनल बरियल, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि रॉक आर्ट और इंटेंशनल बरियल कौन से फेज़ में स्टार्ट हुई थी, तो ये मीज़ोलिथिक फेज़ में आपकी ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि प्री हिस्टोरिक जो फेज़ है आपका कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है उसके बारे में स्टडी करी, और इसके साथ साथ हमको प्री हिस्टोरिक फेज़ में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखा। प्री हिस्टोरिक फेज़ में अब आगे वाली वीडियोज़ में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक फेज़ में ये जो टर्म दी थी ये किसने दी थी, वर्ड प्री हिस्टोरिक इंट्रोड्यूस बाय डेनियल विल्सन, पॉल टर्नर ने ये टर्म कॉइन करी थी। तो आपको ये याद रखना है, और इसके साथ साथ आपको आइडिया होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक में हम कहाँ तक पढ़ते हैं, किस टाइम पीरियड तक को हम प्री हिस्टोरिक काल को बोलते हैं। ठीक है ना, और इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे अभी हम थोड़े टाइम में उनको भी डिस्कस करेंगे, या फिर मैं आपके साइड में क्विज़ के फॉर्म में क्वेश्चंस को डाल दूँगा, ताकि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आप उनको एक तरह प्रैक्टिस सेट की तरह यूज़ करके आप देख पाओ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप उस टॉपिक को और भी अच्छे से एनालाइज करके प्रॉपर स्टडी उस पर दे पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।